Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 16th of September 2024. तो गाइज आज है तारीख 16 सितंबर 2024 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है नाइजीरिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों एक बॉडी है जिसके बारे में हमने परसों डिस्कस किया था, इसका नाम है कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको CSTT के नाम से भी जानते हैं। इसी के रेफरेंस में आपके पास में दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इस बॉडी को बनाया गया है हमारे संवैधानिक जो प्रावधान है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बेसिस पे। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि CSTT का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो इसका मेन उद्देश्य है, वो यह है कि साइंटिफिक और टेक्निकल जो टर्म्स होते हैं इसको हिंदी और दूसरे इंडियन लैंग्वेजेस में सिंप्लीफाई करना। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर A 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही हैं या फिर D दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों कई सारे न्यूज़पेपर के अंदर लगातार आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं ताजमहल को लेकर। कई रिपोर्ट्स का कहना है क्या ताजमहल का जो स्ट्रक्चर है वो वाकई में खतरे में आ चुका है। देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है, जैसे आप अपने सामने द हिंदू का आर्टिकल भी देख पाएंगे जो कल अखबार में भी पब्लिश हुआ था, जहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ताजमहल का डोम है, ऊपर का जो गुंबद है, ये लीक कर रहा है। और ये लीक कैसे किया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत ही ज़्यादा भयंकर लेवल पर बारिश देखी है और इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि ताजमहल के आसपास का जो ग्राउंड आपको नजर आएगा वहाँ पर भी पानी भर गया। और कई सारे और भी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जहाँ पे ये पानी लीकेज का इशू आ रहा है, कई सारी रिपोर्ट्स का कहना है। उसमें दोस्तों यहाँ पे ताजमहल आजकल सबसे ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। तो ताजमहल में क्या वाकई में ये जो डोम है इसके अंदर से पानी लीक हो रहा है, क्या है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो बॉडी है जो इन सभी मॉन्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन करने का काम करता है, इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी हद तक रेलिवेंट है और आप देख पाएंगे सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स के अंदर में इसकी चर्चाएं हो रही हैं, चाहे वो द हिंदू हो, चाहे वो लाइव मिनट हो, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो। कभी 19 घंटे पहले, 21 घंटे पहले, ऐसे ढेर सारे आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये जो मूसलाधार बारिश हुई है रिसेंटली, इसकी वजह से जो ताजमहल का ऊपर का गुंबद है इसमें कहीं पे हेयर लाइन क्रैक हो गया छोटा सा, जिसकी वजह से जो पानी है ऊपर से सीधा यहाँ पर नीचे टपक रहा है। और आप दूसरी तरफ देखेंगे दोस्तों तो ताजमहल एक यूनेस्को के अंदर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में कवर किया गया है। जो यहाँ पे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं उसमें यहाँ पे ताजमहल को कवर किया जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कई सारे यहाँ पर जो रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश किए हैं, बताया है इसके बारे में। वो क्या बता रहे हैं मैं आपको बताता हूँ आगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर ये जानिए कि जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इन्होंने पूरी तरह से यहाँ पे इस डोम को चेक किया। अब चेक कैसे किया, जो ड्रोन कैमराज होते हैं वो भी यहाँ पर इस्तेमाल किए, बहुत करीब से यहाँ पर इसको देखा गया है और कहीं पर भी अगर डैमेज है उसके बारे में जानकारी देंगे, ऐसा इनका कहना है। तो ये सब कुछ चेक करने के बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि हाँ बिल्कुल पानी लीक हो रहा है ऊपर गुंबद से, लेकिन हमने बहुत अच्छे से चेक किया है कि ये जो पानी है ये केवल सीपेज की वजह से हो रहा है, ऐसा कोई डैमेज नहीं हुआ है मेन डोम के ऊपर में। ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि ये सब कुछ हमने अच्छे से चेक कर लिया है और लगातार हम इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। अगर ये लीकेज कंटिन्यूस रहता है, लगातार यहाँ पे होता रहता है या और भी कोई इशू आता है तो आपको यहाँ पे इसके बारे में बताया जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर ये केवल सीपेज है, कोई मेन डैमेज नहीं है। अब सीपेज क्या होता है, इस तरीके से आप देख पाएंगे दोस्तों, लगातार बारिश होने की वजह से आपके घरों में भी देखने को मिल रहा होगा, छत पे से जो पानी है वो एकदम दीवारें जो है सीलन पकड़ लेती हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी होने की वजह से यहाँ पर जो पानी है वो आर पार होने लगता है।
कभी बार ये टपकने भी लगता है। तो बताया जा रहा है यही मेन इशू है, ज़्यादा कोई डैमेज हुआ नहीं है। बट फिलहाल जैसे मैंने बोला कि इनका कहना है लगातार हम यहाँ पे इस पर निगरानी रख रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई जो भी होगा उसको लेकर सारी अपडेट्स आपको किए जाएंगे। हाँ, अगर यहाँ पे डैमेज होता है तो एक बड़ा कंसर्निंग सिचुएशन भी यहाँ पे नज़र आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे ही ये न्यूज़ निकल कर आती है सोशल मीडिया पर, बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को शेयर करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना यहाँ पर यह है कि देखिए, ऐसी स्थिति को देखते हुए हमें पता चलता है कि हमारे भारत को कितना ज़्यादा स्मार्ट आर्किटेक्चर की ज़रूरत है। कि भाई बारिश थोड़ी सी तेज़ हुई है और ऐसे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स हमको नज़र आएंगे, और हम क्लाइमेट चेंज को मजाक में लेते हैं, बट इसकी वजह से लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है, वेदर के अंदर में चेंजेस हो रहे हैं। हमको पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, कब कैसे बारिश होगी, कितनी खतरनाक होगी। तो ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो चेंजिंग वेदर पैटर्न है, इसकी वजह से इतने ज़्यादा आइकॉनिक बिल्डिंग्स को अगर ऐसा रिस्क रहेगा तो हमें ज़रूरत है एक स्मार्टर आर्किटेक्चर की, और जो भी हमें सिटी प्लानिंग करनी होगी वहाँ पे ऐसे सभी चैलेंजेस को पहले से ही फोकस करके चलना होगा। और अपनी मॉडर्न बिल्डिंग्स को तो हम इस तरीके से बचा ही सकते हैं, और जितने भी हमारे धरोहर हैं उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना होगा। तो ये यहाँ पर लोगों का कहना है। अब दोस्तों लगातार ताजमहल की बात हो रही है तो थोड़ा सा बेसिक फैक्ट जान लेते हैं। वैसे सभी को पता होगा इसके बारे में, क्या नहीं जानकारी है किसी के पास में। मुगल एम्परर शाहजहाँ के थ्रू बनवाया गया। अब क्यों बनवाया गया था आपको पता है, अपनी वाइफ के मेमोरी में, मुमताज़ महल के मेमोरी में यहाँ पर इस ताजमहल को बनाया गया। ताजमहल आज देख पाते हैं आप यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। ताजमहल का जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होती है लगभग 1631 एडी में, और 1631 एडी से लेकर 1648 एडी तक चलता है। 17 साल के पीरियड में, यानी 17 साल लग जाता है यहाँ पर इस पूरे ताजमहल को बनाने में, इसके कंस्ट्रक्शन में। ऐसा कुछ यहाँ पे डेटा हमारा बोलता है। ताजमहल को बाद में एक सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया दिसंबर 1920 में। और हाई प्रोटेक्शन के साथ में दोस्तों आज के समय पर दुनिया में जो 7 अजूबे हैं उसमें से यहाँ पर ताजमहल को भी कवर किया जाता है। ताजमहल भी वन ऑफ द पार्ट है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के अंदर में कवर किया गया है 1983 में। ठीक है, ये टैग यहाँ पर इसको मिल चुका है। ये फेमस है अपने यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से, सिमेट्री की वजह से, जिस तरीके से यहाँ पर सिमेट्री को फॉलो किया गया। यानी कि जो स्ट्रक्चर, अगर मान लो यहाँ पर एक पुल इधर है तो उसी तरीके से दूसरी साइड भी है, और उसी लेवल में बनाया गया है, उसी साइज़ में बनाया गया है। कोई ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं डिफरेंस नहीं है। नक्काशियाँ काफ़ी खतरनाक की गई हैं। तो उन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है। तो अभी जितने भी रिपोर्ट्स आई हैं बारिश को लेकर, जैसे मैंने आपको बताया जो डिटेल्स हैं, क्रैक है या नहीं है, डोम से पानी का सीपेज हो रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन किसने दिया है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दिया है। क्या है एएसआई? चलिए ये भी बात कर लेते हैं। एएसआई एक ऐसी इंपॉर्टेंट बॉडी है जो भारत के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है। ये मंत्रालय, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, पसंद है यूपीएससी को। तो एएसआई दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम क्या है? भारत के अंदर जितने भी कल्चरल हेरिटेज हैं, जैसे मैंने आपको बताया मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिसर्च करना। आज के समय पर जो हमारे पास में 3650 से ज़्यादा एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, और भी कई सारे रिमेन्स हैं नेशनल इंपॉर्टेंस को लेकर, वो सभी चीज़ें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आती हैं। और क्या क्या काम करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? कहीं पर आपको सर्वे करवाना हो, कहीं पर एक्सप्लोरेशन करना है, खुदाई करनी है, कोई नई जानकारी निकालनी है, आपको देखने को मिलता होगा कई सारी जगह पर खुदाई हुई है ना, कुछ मटके वगैरह मिले हैं पुराने ज़माने से या दूसरे सिविलाइजेशन से, ऐसी सब खोज करने का काम भी यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। और केवल इतना ही नहीं, हमारे जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है उनका मेंटेनेंस करने का काम भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। इस वजह से एएसआई लगातार चर्चाओं में है। क्वेश्चन यह है, इस बॉडी को बनाया कैसे गया? दोस्तों ये जो बॉडी है 1861 में बनाई गई थी। एक व्यक्ति हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, इनके थ्रू। यही पहले डायरेक्टर जनरल भी बनते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। और अलेक्जेंडर कनिंघम को दोस्तों फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कहोगे बिल्कुल बन सकता है। देखिए एक एग्जाम्पल आपके सामने, यूपीएससी ने साल 2004 में एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ही लिया। क्वेश्चन ये था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक अटैच्ड ऑफिस है, ये कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है? चला ये बताइए। तो अभी हमने पढ़ा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल
जैसे अभी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया, बहुत सारा बैकग्राउंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस किया। ये सभी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको एक सिंपल से पीडीएफ में कंपाइल करके डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवाया जाता है इस ग्रुप में। एक ऐसा पीडीएफ जो प्रिंटेबल फॉर्म में है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, या आपको एक ऐसा पीडीएफ मिल जाता है जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स को हेल्प करता है। फिर दोस्तों एक अलग बात यह है कि इस ग्रुप में जितना भी करंट अफेयर्स का कंटेंट है वो सब आपका सिक्योर हो जाता है, नोट्स आपके तैयार हो रहे होते हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट आपको करना नहीं पड़ता लिखने वगैरह में, घंटों घंटों लगाने में। वीडियो देखो, कंटेंट अवेलेबल है, सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लो, काम खत्म। और ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पर बहुत ही कम फी पेमेंट में आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जस्ट $499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप $499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे हो रहे हैं, अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर लेना, उसके बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको तो आप प्रेस कर ही सकते हैं ना, 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा काम का है, आज के हमारे द हिंदू अखबार में पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक करने वाले हैं। तो ये जो एडिशन है वैसे आपका द हिंदू का डेली एडिशन है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे इंटरनेशनल एडिशन में भी इसको छापा गया है। तो दोस्तों बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहे होते हैं झारखंड के असेंबली इलेक्शन से पहले। तो झारखंड में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वहाँ पे रैली में एक पब्लिक मीटिंग को अटेंड किया इन्होंने, और उस मीटिंग के दौरान यहाँ पर एक स्पीच दिया, और उस स्पीच में इन्होंने 2 चीज़ों के ऊपर में एक स्पेशल फोकस किया जो कि कल बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में थी। पहली चीज़ वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। आप कहोगे ये क्या सिस्टम है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कई बार लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, कॉम्प्लिकेट कर देते हैं बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताऊंगा और पूरा ये भी समझाऊंगा कि किस तरीके की डिबेट चल रही है। 2 तरीके के लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ चुके हैं। एक तरफ लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ सही है ये वन नेशन वन इलेक्शन, दूसरी तरफ लोगों का कहना है नहीं नहीं ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, इससे यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो पीएम मोदी ने बोला कि इनकी सरकार में ये करंट टर्म में, यानी ये जो सरकार का जो टर्म चल रहा है ये वाला, इसी टर्म के अंदर में ही इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और केवल वन नेशन वन इलेक्शन ही नहीं, इन्होंने बोला है सेंसस यानी जो जनगणना है, आपको पता है ना हर 10 साल में जनगणना होती है, आखिरी 2011 में हुई। तो 2011 के बाद में नई वाली होनी थी बट कोविड की वजह से नहीं हो पाई, तो 2024 आ गया। नव जनगणना भी शुरू होने वाली है जल्दी, ऐसा पीएम मोदी ने यहाँ पर मेंशन किया। इसको लेकर डिटेल्स जल्दी हमारे पास में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। फिर बाकी यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल बातें होने लगी, वो पॉलिटिकल बातें हमारे काम की नहीं है क्योंकि हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे एग्ज़ाम के लिए कंटेंट निकालना है हमें हमारे न्यूज़पेपर से, क्योंकि अखबार एग्ज़ाम के लिए नहीं बनाया जा रहा है। अखबार सभी लोगों के लिए पब्लिश किया गया है। आपका काम है आप अपने लिए अपने सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकालें और करंट अफेयर्स को कवर करें। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक आर्टिकल ये भी दिखा देता हूँ। कुछ समय पहले ये आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था कि एक डिबेट चल रही थी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, ये भी मैंने आपको पिछले साल पढ़ाया था। तो क्या है मैटर, आइए चलिए समझते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पाते हैं कि जो ये टर्म है, ये टर्म अपने आप में ही हर एक चीज़ को बता रहा है कि एक देश एक चुनाव। तो कहोगे अभी भी तो ऐसा होता है ना, देखिए अभी नहीं, मैं आपको एक करंट एग्जाम्पल देता हूँ, जो आज सिचुएशन चल रही है वही एग्जाम्पल देता हूँ। अभी हाल ही में आपने देखा कि जो हमारे इलेक्शंस हुए लोकसभा के, है ना, 2024 के लोकसभा के इलेक्शन हुए। अब वो लोकसभा के इलेक्शन देश भर में हुए, हर 5 साल में लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। तो ये जो लोकसभा का इलेक्शन है ये नेशनल लेवल का है, देश के स्तर पे हो रहा है। फिर ऐसे दोस्तों हमारे स्टेट के इलेक्शंस होते हैं, राज्यों के स्तर पे उनकी असेंबलीज़ के। जैसा आप एग्जाम्पल देख पाओगे, अभी झारखंड के असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, उसी वजह से पीएम मोदी ने ये स्पीच दी है। और अभी एक इलेक्शन ये लड़के आए हैं पहले, उसकी वजह से यहाँ पे प्रधानमंत्री बनकर आए। तो देख रहे हैं कि देश में लगातार इलेक्शंस हो रहे हैं। कुछ समय बाद फिर किसी राज्य के इलेक्शन आ जाएंगे, कुछ समय बाद फिर कोई लोकल इलेक्शन आ जाएंगे, फिर 5 साल बाद फिर से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। कौन से? हमारे लोकसभा के। तो ये चलता रहेगा। अब हर एक राज्य के यहाँ पे टर्म पूरा हो रहा है, फिर नए इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा दोस्तों यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलता है, इलेक्शन का मेला लगा रहता है रेगुलर बेसिस पे। हर साल
आपको इलेक्शन का जो प्रॉब्लम है वो फेस करने को मिलता है। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, इसका कहना क्या है कि सभी इलेक्शंस एक बार में ही करके ख़त्म कर दिए जाएं और आगे 5 साल तक के लिए मामला बिल्कुल शांत हो जाए। यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन में एक ही बार में देश के स्तर पर, राज्य के स्तर पर सभी इलेक्शन जितने भी एक ही बार में कर लो यार। हाँ, मतलब एक ही दिन वोट नहीं दे पाओगे, थोड़ा समय लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी महीने लगेंगे इलेक्शन कंडक्ट करवाने में, लेकिन एक ही बार में काम खत्म हो जाएगा आगे 5 साल के लिए। आपको बार बार इधर उधर के इलेक्शंस पे फोकस करना नहीं पड़ेगा। यह है कॉन्सेप्ट दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन का। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ऐसा आइडिया है जहां पर हम स्टेट असेंबली के साथ साथ अपने लोकसभा के इलेक्शंस को साथ में कंडक्ट करवाएंगे, साइमल्टेनियस करवाएंगे। जैसे अभी अलग अलग हो रहे हैं, ऐसे अलग अलग ना हो, एक ही बार में हो जाए। भाई आप वोट देने जा रहे हैं, है ना, लोकसभा के लिए, तो वहीं पे आप हाथों हाथ राज्यसभा का वोट देकर भी आ जाओ, क्या काम खत्म। ये होते हैं यहाँ पर दोनों इलेक्शंस एक साथ। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये कॉन्सेप्ट नया है क्या, नई चीज़ आ रही है? नहीं, नया नहीं है दोस्तों। इसका एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ज़रा ध्यान रखिए। ये मैंने एक डेटा पब्लिश किया है, इसको पढ़िएगा। देखिए, इतिहास ये बोलता है कि वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया के अंदर में ऑलरेडी था पहले ही। ये नॉर्म दोस्तों 1967 तक काम करता चला, लेकिन उसके बाद ये जो इलेक्शंस हैं ये अलग से सेपरेटली कंडक्ट होने लगे। उससे पहले एक साथ यहाँ पर हुआ करते थे। तो ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस है लोकसभा के लिए, स्टेट असेंबलीज के लिए, ये 1952 यानी 1952 में भी होते हैं, 1957 में भी होते हैं, 1962 में भी होते हैं, एंड अगेन 1967 में भी होते हैं। ये जो 4 पर्टिकुलर ईयर देख रहे हैं, ये ऐसे हमने साइमल्टेनियस इलेक्शन इतिहास में करे हैं। तो सवाल यह है कि जब ये हो रहे थे इलेक्शन, तो अचानक से ये सब कुछ बदल कैसे गया? स्टेट के अलग, लोकसभा के अलग, ये सब इलेक्शंस बट कैसे गए? तो इसके पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है दोस्तों, भाई जब राज्य सरकार के इलेक्शंस हो रहे हैं तो बीच में कई लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती हैं। तो कई यहाँ पे सरकारें गिर गई या बीच में लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई 1968 में, फिर 1969 में। उसी के बाद यहाँ पर सभी स्टेट के इलेक्शन आगे पीछे हो गए। ये जो साइकिल चल रही थी वो हो गई डिसरप्ट। फिर उसके बाद 1970 के अंदर में लोकसभा वाला जो पूरा लोकसभा था वो डिसॉल्व हो गया 1970 में, पता होगा आपको, है ना, समय से पहले डिसॉल्व हो गया था। फिर बिल्कुल फ्रेश इलेक्शन करवाया उन्होंने 1971 के अंदर में। तो इसकी वजह से जो साइकिल चल रही थी कि एक साथ इलेक्शन हो रहे थे, वो सारे आगे पीछे हो गए, सब बिछड़ गए। और बिछड़ने के बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, आज भी वही स्थिति चल रही है कि लोकसभा के कभी आ रहे हैं, स्टेट के कभी, स्टेट के फिर दूसरे स्टेट के, फिर तीसरे राज्य के, ऐसे राज्यों के इलेक्शंस भी लगातार चलते चले जा रहे हैं। समझ गए? तो ये सब इवेंट्स का साइकिल जो चल रहा था वो ब्रेक डाउन हो गया। ये था दोस्तों हमारा वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो। ना अब सवाल यह है कि सर आप ये बता रहे थे कि इंटरनेट पर 2 भाग में जो लोग बटे हुए हैं वो क्या क्या कह रहे हैं वो भी आप बताएंगे। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे दोस्तों ये डिस्कस करते हैं कि कई सारे लोग जो अभी फेवर में बात कर रहे हैं उनका कहना यहाँ पर यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल सही है। तो ऐसा क्यों है, उसके पीछे कई सारे कारण क्या हैं ये बताऊंगा, और जो फेवर में नहीं है उनके कारण भी बताऊंगा। पहले दोस्तों फेवर वाले कारण सुनिएगा, फिर आपसे मैं आपका ओपिनियन पूछूंगा। पहला दोस्तों यहाँ पर कारण यह है कि लोगों ने सही ठहराया है वन नेशन वन इलेक्शन को। उनका कहना यहाँ पर यह है कि इससे जो फाइनेंशियल बर्डन होता है वो कम होगा। भाई इलेक्शन में पैसा कम खर्च नहीं होता है, पानी की तरह बहाया जाता है इलेक्शंस के अंदर में। आज एक एडिटोरियल भी है जहाँ पे बात हो रही है जो हमारे आज के समय पर डिजिटल कैंपेनर्स हुए हैं, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट, क्या उसमें कितना कितना करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ रुपया खर्चा जा रहा है। तो फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा होता है और ये पैसा सीधा सीधा इलेक्शंस में खर्चा जाता है। दोस्तों ये बोला गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट अगर आ जाएगा तो जो ओवरऑल खर्चा है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। 2014 में जो इलेक्शन हुए थे पता है उसमें कितना खर्चा हुआ था? 3,870 करोड़ रुपया ये पैसा खर्च हुआ। 2015 का बिहार का इलेक्शन आज भी चर्चित में रहता है। क्यों? क्योंकि केवल उस बिहार के इलेक्शन में ही यहाँ पर 300 करोड़ खर्चे गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर यह बोलता है कि भाई मान लो अभी केवल एक राज्य में 300 करोड़ खर्चे जा रहे हैं, 4-4 हज़ार करोड़ रुपए यहाँ पे लोकसभा के इलेक्शंस में खर्चे जा रहे हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन आ जाएगा तो पहला चीज़ ये होगा कि केवल 4,500 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे और उन 4,500 करोड़ में सभी इलेक्शंस हो जाएंगे, चाहे वो हमारे राज्य के हों चाहे वो हमारे लोकसभा यानी देश के स्तर के हों, सब एक साथ ही निपट जाएगा। तो इतना सारा जो पैसा है वो नहीं खर्च जाएगा। तो ये बात है इनका कहना। दूसरा यहाँ पे जो लोगों का कहना है कि वो है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस। जब इलेक्शन एक साथ होंगे
तो इससे कैंपेनिंग वगैरह करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, आप देख पाएंगे रैलीज चलती हैं, बहुत सारा पैसा वहाँ पे खर्च जाता है, तो उसके ऊपर जो खर्चा है वो यहाँ पर कम होगा, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो अच्छा खासा पैसा बचेगा, उस फाइनेंशियल रिसोर्स को अच्छे से वो दूसरी जगह पे, सही जगह पे उपयोग कर पाएंगे। फिर तीसरा यहाँ पे फेवर बताया जा रहा है कि जो लोग इसके फेवर में हैं कि भाई हम ज़्यादातर गवर्नेंस के ऊपर फोकस कर पाएंगे, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। लोगों का कहना यह है कि जैसे भारत में इलेक्शन का मेला लगा रहता है, तो अभी कोई इलेक्शन फिर कोई इलेक्शन, तो इससे जो नॉर्मल पब्लिक लाइफ है वो डिसरप्ट रहती है। लोग इसी पॉलिटिक्स में भिड़े रहेंगे, कुछ ऑनलाइन भिड़ते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, इस पार्टी के लिए उस पार्टी के लिए, है ना। फिर उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, आगे भी जो नॉर्मल पब्लिक लाइफ है वो डिसरप्ट होगी, जहाँ पे इलेक्शन चल रहे होंगे। तो बार बार ऐसा देखने को मिलता है, पॉलिटिकल रैलीज वगैरह ये सब कुछ देखने को मिलती हैं। तो अगर एक बार में ही मामला निपट जाएगा तो एक बार में ही लोग यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, उसके बाद आगे 5 साल तक के लिए फ्री। तो इससे यहाँ पे क्या होगा कि जो गवर्नेंस है, सरकार जो है, स्पेशली जो हमारी सरकार चल रही है, जो नियम है लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करना, देश के स्तर पर सही तरीके से काम करना, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। नहीं तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ऐसी लगी रहेंगी, कभी यहाँ के इलेक्शन कभी वहाँ के इलेक्शन, समझ गए। तो ये भी यहाँ पे दोस्तों लोगों का कहना है कि इस वजह से वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट बढ़िया है। तीसरा लोगों का कहना यह है कि भाई अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो इससे सरकार की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी, क्योंकि इलेक्शन के समय पर सभी लोग उसमें लगे रहते हैं, है ना। तो अभी क्या होगा, अगर एक बार में काम निपट जाएगा तो जो वन नेशन वन इलेक्शन है ये हमारा काम करने का तरीका, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर देगा। उसके अलावा ब्लैक मनी जो जैसी चीज़ है, काला धन जो है इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, इसका रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि एक बार में इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो ज़्यादा सर्कुलेट होएगा ही नहीं है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है वोटर टर्नआउट बढ़ेगा। भाई अब देखो सिंपल सी बात है, एक चीज़ लोगों का ये भी कहना है कि अगर हमें बार बार इलेक्शंस में वोट देने जाना हो तो कभी लोग जाएंगे कभी नहीं जाएंगे, उनको लगेगा यार काहे के इलेक्शन, पता ही नहीं है आधे लोगों को कि ये बार बार इलेक्शंस हो किस चीज़ के रहें। तो इससे यहाँ पर क्या है, जो वोटर टर्नआउट है वो बहुत कम है। जो मतलब जो वोटर्स हैं जो वोटिंग कर रहे हैं, कोई जा रहा है कोई नहीं जा रहा, किसी इलेक्शन में जा रहे हैं किसी में नहीं जा रहे। जब एक साथ सभी इलेक्शन होंगे तो उन्हें पता है कि भाई हर 5 साल में एक बार होगा, और एक बार में ही हमें अपने राज्य के लिए भी देना है वोट, और सीधा लोकसभा के लिए भी वोट देना है। तो एक बार में ही यहाँ पर जब वोट देना होगा तो इससे क्या होगा, वोटर टर्नआउट बढ़ेगा, ज़्यादा लोग यहाँ पर वोट देंगे। तो ये यहाँ पर बोला गया। तो ये लोग दोस्तों यहाँ पे फेवर में है वन नेशन वन इलेक्शन के। अब कई सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन के अगेंस्ट में हैं, उनका कहना यह है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। कहोगे ऐसा क्यों, आप भी सोचोगे यार अच्छा तो कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ में फ़ायदा हो रहा है, अब लोग यहाँ पर इसको मना क्यों कर रहे हैं। तो देखिए पहला रीज़न लोगों का कहना यहाँ पर यह है कि इससे अकाउंटेबिलिटी जो है ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर रेगुलर इलेक्शन होते हैं, सरकार को डर रहता है कि भाई हाँ हमें लोगों के लिए करना है, सरकार को पता है कि यहाँ रेगुलर बेसिस पे क्या है, हमारे ऊपर एक चेक लगा हुआ है। और अगर रेगुलर इलेक्शंस होंगे तो अच्छा यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता चलता रहता है कि हाँ हमें लगातार काम करना है लोगों के लिए, तभी वो वोट दे के हमें वापस से सत्ता में लेकर आएंगे। और अगर एक ही बार में उनको पता है कि भाई ये वोट लेना है बस खाली, और फिर 5 साल के लिए फ्री हो जाना है, आगे तक के लिए फ्री हो जाना है, तो ज़्यादा काम होगा नहीं। ये यहाँ पर एग्जैक्टली इनके थ्रू बोला गया। दूसरा, जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनको कोई ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा ही नहीं। क्रिटिक्स का कहना यहाँ पर यह है कि अगर एक साथ इलेक्शन हो जाएंगे तो जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे जो बीजेपी हो कांग्रेस हो, तो इन्हीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर फोकस रहेगा। स्टेट के अंदर छोटी छोटी लोकल पार्टीज़ भी होती हैं, वो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में ही चमकती हैं ज़्यादातर। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो छोटी छोटी पार्टीज़ है, रीजनल पार्टीज़, उनको कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं, वो नेशनल पार्टीज़ के प्रति कंपेयर थोड़ी कर पाएंगी। ये नेशनल पार्टी है, इन्हीं का ही नाम सब जगह चलेगा, तो लोग यहाँ पर इन्हीं को वोट देने वाले हैं, ये यहाँ पर इनका कहना है। फिर उसके अलावा देखो यहाँ पे बोला जा रहा है इससे एक इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है, देश के इंटरनल सिक्योरिटी को। कहोगे ऐसा क्या हो गया, क्योंकि भाई यहाँ पर जब ये वोटिंग करवानी होगी तो बड़े मात्रा में सिक्योरिटी फोर्सेस की आवश्यकता होगी, और कई महीनों तक ये इलेक्शन चलेंगे, क्योंकि एक साथ नेशन के और स्टेट के दोनों के चल रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप हैवी वे में सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करेंगे तो हो सकता है बॉर्डर पे कोई जो दूसरी कंट्री के मतलब हमारे जो बॉर्डर है आज के समय पर पाकिस्तान के साथ में, चाइना के साथ में, बॉर्डर पे इश्यूज़ हो सकते हैं, है ना। इंटरनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है, समझ गए। तो ये एक इशू है। तो ये लोगों का कहना है। क्रिटिक्स का कहना यहाँ पर यह भी है कि अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शन को फोर्स करते हैं ज़्यादा तो ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि बार बार इलेक्शंस होंगे ही नहीं, है ना।
तो जो वोटर्स की चॉइस है उसके ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी। एक ही बार में यहाँ पर चुनना होगा, तो वोटर ज़्यादा डिसीजन ले नहीं पाएंगे। एक ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो उनको दिख रही होगी उसी के आधार पर वोट दे रहे होंगे, उसी को वोट देंगे नेशनल लेवल पर, उसी को वोट देंगे स्टेट के स्तर पर। तो ये भी क्रिटिक्स का कहना है। बाकी आप किस साइड पर हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को आप सपोर्ट करेंगे या उसके अगेंस्ट में है, आपका ओपिनियन प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा विद प्रॉपर रीजंस के साथ में लिखेंगे, अच्छे रीज़न के साथ में लिखिएगा, उस कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। दोस्तों मेक श्योर करें यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपको ये डेली न्यूज़ एनालिसिस से हेल्प मिलती है, आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन हो रहा है। जितनी इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो डेली पढ़ा रहा हूँ मैं आपको विद प्रॉपर नोट्स के साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, 6 लाख सब्सक्राइबर्स का जो हमारा टारगेट है उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक और खबर है, पेज नंबर 1 पर ही प्रेजेंट है। इसको हम जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के साथ में लिंक करेंगे। निपाह वायरस वापस से चर्चाओं में आ चुका है। अभी ये जुलाई के महीने में चर्चा में था, ठीक है, तो अगस्त निकल चुका और सितंबर भी यहाँ पर आधा लगभग निकल चुका है। तो निपाह की वजह से एक डेथ कंफर्म हो चुकी है केरला के अंदर में, और वो जो व्यक्ति की डेथ हुई है वो लगभग 150 लोगों से मिला है। तो उन सभी कांटेक्ट में जो लोग थे उस व्यक्ति के, उन सब 150 लोगों को आइसोलेट कर दिया गया। उनसे बोला है भाई आप अकेले रहिए थोड़े समय तक, हो सकता है आपके अंदर भी ये वायरस हो, आप ये वायरस फैलाओ ना, इसलिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं। हुआ ये, केरला की हेल्थ अथॉरिटीज़ ने कल के दिन कंफर्म कर दिया कि 24 साल का एक लड़का जो केरला के एक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, मल्लापुरम से, वो निपाह वायरस से इन्फेक्ट हुआ और इन्फेक्शन की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और ये केस बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाला है आने वाले समय पर भी, क्योंकि निपाह वायरस दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। आराम से ये बीमारी फैल सकती है एक इंसान से दूसरे इंसान में। और ऐसा ही केस दोस्तों 21 जुलाई को भी आया था, जब 14 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई थी निपाह इन्फेक्शन की वजह से। तो ये व्यक्ति जो अभी इसकी डेथ हुई है, 24 साल का जो व्यक्ति है जिसके साथ में भी ये मिला है, उन सबको आइसोलेट करने की बात यहाँ पर की गई है। और इसको लेकर जो केरला की यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर हैं वीना जॉर्ज, वो लगातार काम कर रही हैं कि लोगों में एक अवेयरनेस फैलाई जा सके और लोगों को प्रोटेक्शन के लिए बताया जा सके कि भाई यहाँ पर आपको संभल के रहना है रिगार्डिंग निपाह वायरस। हो सकता है आप तक ये वायरस पहुँच जाए, जिसको लेकर ये खबर दोस्तों चर्चाओं में है। लेकिन इस खबर में एक भी पॉइंट आप ऐसा निकाल सकते हैं जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो, कभी नहीं निकाल पाएंगे। इस खबर को लिंक करना है सिलेबस से, तो आपको दोस्तों सीधा निपाह वायरस के बारे में पढ़ना होगा। क्या है निपाह वायरस? देखिए, निपाह वायरस सबसे पहली बार पाया गया था 1998 में। इसका एक बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ मलेशिया के अंदर में। सवाल यह है वायरस आता कहाँ से है? दोस्तों जो चमगादड़ होते हैं, चमगादड़ ऑलरेडी नेचुरल रिजर्वायर होता है बहुत सारे वायरसेस का, इनमें ऑलरेडी नेचुरली बहुत सारे वायरस पाए जाते हैं। तो निपाह वायरस भी चमगादड़ से ही फैलता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है, निपाह वायरस कैसा वायरस है? ये एक प्रकार का जूनोटिक वायरस है। जैसे कोविड-19 था ना जूनोटिक वायरस, वैसे ही दोस्तों निपाह वायरस भी जूनोटिक वायरस है। सर ये जूनोटिक वायरस क्या होता है? ये वो वायरस होते हैं जो जानवर से इंसान में फैलते हैं, फिर इंसानों से इंसानों में फैलना शुरू हो जाते हैं। समझ गए? उसके अलावा दोस्तों पहली बार जो निपाह वायरस है इसका आउटब्रेक हुआ था मलेशिया में और सिंगापुर में। तो मलेशिया में सबसे पहली बार केस आए 1998 में, फिर सिंगापुर में निकल कर आए 1999 में। यह जो बीमारी है ना, इसका नाम निपाह क्यों रखा गया? तो मलेशिया में एक गांव है सुंगाई निपाह, जहाँ पे सबसे पहली बार ये वायरस पाया गया था। तो इस वजह से उस गांव का जो सुंगाई निपाह वाला जो वर्ड है ना, उसी का यूज़ कर दिया गया और इसका नाम निपाह वायरस रख दिया गया। सबसे पहली बार ये वायरस जो डोमेस्टिक पिग्स होते हैं, पालतू सुअर थे, उनके अंदर भी पाया गया। फिर ये जो वायरस है दोस्तों, ये कुछ और डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं, डॉग, कैट, गोट, इनमें भी फैल सकता है, ये यहाँ पे बताया गया है। क्वेश्चन ये है, ये फैलता कैसे है? ये बीमारी दोस्तों फैलती है फ्रूट बैट से या फ्लाइंग फॉक्सेस से। जो हमारे ये चमगादड़ होते हैं ना, चमगादड़ नेचुरल होस्ट है। और चमगादड़ में कौन सा वाला चमगादड़? फ्रूट बैट। तो इसमें ऑलरेडी ये नेचुरली निपाह वायरस पाया जाता है। अब ये चमगादड़ मान लो यहाँ पे क्या करेगा, कोई फ्रूट को खा लेता है या उस फ्रूट के कांटेक्ट में आता है, और वो फ्रूट यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान खा ले या दूसरा जानवर खा ले, तो ये बीमारी दोस्तों यहाँ पर उस इंसान में ट्रांसमिट हो जाएगी। और वो जो बीमारी है उस इंसान में ट्रांसमिट होने के बाद में वो इंसान दूसरे बाकी नॉर्मल इंसानों में बीमारी ट्रांसमिट कर सकता है। समझ गए? तो ये जो वायरस है ये ज़्यादातर इन चमगादड़ के पेशाब में, उस बैट के यूरिन में प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ में इनका जो मल हो गया, सलाइवा हो गया या बर्थिंग फ्लूइड्स हो गया, है ना, तो उन सब चीज़ों में ये वायरस प्रेजेंट होता है। ध्यान रखिएगा इसको। इसके सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले अगर किसी को निपाह वायरस होता है तो लक्षण ये दिखाई पड़ता है, सूजन होने लगती है, दिमाग में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बुखार, सर में दर्द, थकान सा होना, बार बार यहाँ पर लेजीनेस फील करना, मेंटल कन्फ्यूजन,
बाद में इंसान कोमा में भी जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है इस निपाह वायरस की वजह से। नाउ एट द लास्ट क्वेश्चन ये है, तो क्या इसको लेकर कोई प्रिवेंशन है या नहीं है, यानी इस वायरस को रोक सकते हैं या नहीं? तो आज के समय पर वैसे तो कोई वैक्सीन प्रेजेंट नहीं है, बट अगर आप एक इंटेंसिव केयर प्रोवाइड करवाएंगे, किसी को भी ये इन्फेक्शन है, उसके जो लक्षण वगैरह दिखाई दे रहे हैं उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे तो यहाँ पर उसको ठीक किया जा सकता है, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल आज के अखबार में पेज नंबर 12 पर प्रेजेंट है, जिसको अगेन जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिंक करेंगे। तो दोस्तों, भारत ने मदद भेजी है लाओस, म्यांमार और वियतनाम को। ये तीनों देश भारत के पड़ोसी देश हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। हुआ ये कि यहाँ पर टाइफून आया भयंकर, जैसे भारत में साइक्लोन होता है ना, चक्रवात जिसको बोलते हैं, उसी प्रकार से इन देशों में जब ये चक्रवात आता है तो उसको टाइफून बोलते हैं। तो इस टाइफून की वजह से भयंकर तबाही मची है इन तीनों देशों में, जिसमें से लाओस वियतनाम में सबसे ज़्यादा तबाही हुई है, जिसको देखते हुए भारत ने संडे में एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन सद्भाव। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि भारत ने ऑपरेशन सद्भाव किसके लिए लॉन्च किया था या क्यों लॉन्च किया था। तो इस ऑपरेशन के तहत हमने बहुत सारा सपोर्ट, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा है लाओस, म्यांमार और वियतनाम में, क्योंकि यहाँ पे भयंकर बाढ़ आ चुकी है इस टाइफून की वजह से। कहोगे वेट, टाइफून का नाम क्या है? तो टाइफून का नाम है यागी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में यागी नाम की एक चीज़ चर्चाओं में थी, ये क्या है? तो एक टाइफून है। समझ जाइए कि इतना ज़्यादा तबाही हुई है कि भारत ने अभी $1 मिलियन का जो यहाँ पे सपोर्ट है वो देने की बात की है वियतनाम को, और साथ ही साथ में यहाँ पर जो $1 लाख है इसका ये सपोर्ट दिया जाएगा यहाँ पे लाओस को। ये बात खुद हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने अनाउंस किया। हमारी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये सब वहाँ पे तैनात कर दी गई हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके रेस्क्यू ऑपरेशंस के अंदर में। और इतना ही नहीं दोस्तों, 10 टन के आसपास यहाँ पे सपोर्ट भेजा गया है, राशन है जिसमें कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे जा चुकी हैं म्यांमार के लिए। ये सब कैसे भेजा है? एक जहाज़ में, लड़ाकू जहाज़ जिसका नाम है INS सतपुरा। तो कल ये सब सामान भेजा गया, और फिर इंडियन एयरफोर्स दोस्तों 35 टन के आसपास सामान लेकर जा रही है, जहां पर वाटर प्योरिफिकेशन आइटम्स हैं, वाटर कंटेनर है, ब्लैंकेट है, किचन के सामान है, सोलर लैंटर्न्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वियतनाम पहुंचाया गया है। 10 टन के आसपास दोस्तों और बाकी सारे आइटम्स हैं, हाइजीन सप्लाई, मॉस्क्यूटो नेट, ब्लैंकेट, स्लीपिंग बैग्स, ये सब लाओस पहुँचाया गया। ये सब सामान इन देशों में पहुँचाया है क्योंकि भारत बिलीव करता है वसुधैव कुटुंबकम में, पूरी दुनिया एक परिवार के माध्यम से हम ट्रीट करते हैं। जब भले ही यहाँ पर टर्की में भूकंप आया था, टर्की में भी भारत यहाँ पे लगातार टर्की को सपोर्ट कर रहा था। हालांकि वो बात अलग है, टर्की ने दोगलापन दिखाया बाद में फिर भी कश्मीर को लेकर वो बार बार पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए नजर आए। खैर जो भी है, इंडिया जिस पॉलिसी में बिलीव करता है उसको यहाँ पर वो अपना रहा है, आज के समय पर उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। इतना ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स ने अपना C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, ह्यूज साइज़ का यहाँ पर एयरक्राफ्ट है, वो भी यहाँ पर दोस्तों तैनात कर दिया गया है ताकि इन देशों को प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जा सके। कहोगे इतने गंभीर हालात हो गए? हाँ, ये टाइफून यागी बहुत ही डिजास्टरस साबित हुआ। और दोस्तों यहाँ पे इसका जो रेंज है मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, ये है इंडिया और ये रहा म्यांमार जिसमें सपोर्ट भेजा गया। म्यांमार के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये रहा लाओस, और लाओस के साथ आपको नजर आएगा ये रहा वियतनाम। और वैसे और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं, सब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। ये टाइफून ऐसे आकर इस तरीके से इस रेंज में हिट किया है। इसको अगर आप देख पाएंगे तो ये है दोस्तों वो रेंज जहाँ पर वियतनाम भी है, लाओस भी है, म्यांमार थोड़ी दूर है। ये वो रेंज है जहाँ पे टाइफून यागी की वजह से तबाही हुई है। ध्यान रखिएगा इसको। अब एक बात और ध्यान रखना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे भारत में चाहे वो बे ऑफ बंगाल हो, चाहे वो अरेबियन सी हो, यहाँ पे जब चक्रवात आता है, साइक्लोन आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल सा साइक्लोन ही बोलते हैं। लेकिन यही ऐसा चक्रवात अगर इधर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की साइड क्या, चाइना जापान की साइड में आता है तो उसको टाइफून बोला जाता है। ध्यान रखिए। ऑस्ट्रेलिया की साइड आता है तो उसको विली विली बोलते हैं। यही यूपीएससी ने सवाल पूछा कि ऑस्ट्रेलिया की साइड जो साइक्लोन टाइप की चीज़ आती है इसको क्या बोलते हैं? इसको विली विली बोलते हैं। और यही सिमिलर चक्रवात अगर यहाँ पे साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको की साइड आएगा तो इसको हम बोलते हैं हरिकेन। ठीक है, ये वर्ड भी आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। चलिए आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। बहुत ही ज़्यादा काम का आर्टिकल है, आज के अखबार में पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाएंगे। अगेन पेज नंबर 1 आज का बहुत काम का है यार। यहाँ पे एक बॉडी की बात हो रही है जिसका नाम है CIC, दैट इज़ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इन्होंने अभी रेलवे से बोला है कि भाई रेलवे के अंदर में जो स्टाफ काम कर रहा है, स्पेशली वो स्टाफ जो डिसेबल है या किसी ना किसी प्रकार की डिसेबिलिटी से गुजर रहा है,
उसकी डिटेल प्लीज़ आप रिलीज़ कीजिए, डिस्क्लोज़ कीजिए, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने रिसेंटली ये देखा, जो आईएएस पूजा खेदकर का केस है, ये आईएएस बन गई फेक सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके कि भाई फेक डिसेबिलिटी दिखाई, और फेक डिसेबिलिटी दिखाने के बाद में क्या हुआ, फेक सर्टिफिकेट्स बनवाए, सब कुछ बदल दिया और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन पा लिया। और उसके बावजूद भी ऐसा एटीट्यूड जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, ये सब कुछ सामने आता है। और यही केस रेलवे में भी है, ऐसा यहाँ पर सीआईसी का कहना है। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने अभी यहाँ पर एक रिपोर्ट दी है, और स्पेशली जो सदर्न रेलवे है उससे ये बोला है कि भाई आपके सदर्न रेलवे वाले डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जिनको नौकरियाँ मिली हैं, स्पेशली वह लोग जिन्होंने यहाँ पर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाया है, प्लीज़ उनका डेटा रिलीज़ कीजिए, हम एक बार चेक करेंगे, देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमें लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अगेन फिर से फेक सर्टिफिकेट लगाया हुआ है डिसेबिलिटी का। ज़बरदस्ती वो फेक दिखा रहे हैं कि वो किसी न किसी प्रकार से डिसेबल हैं। और ये फ्रॉड प्रैक्टिस जो चल रही है, इसकी वजह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर में बहुत सारी समस्याएं होंगी, उसमें सुधार की आवश्यकता पड़ेगी। भाई किसी नॉर्मल इंसान की जो सीट है वो यहाँ पर फेक सर्टिफिकेट के माध्यम से ख़त्म की जा रही है। तो इसी फेक सर्टिफिकेट के कॉन्सेप्ट को टैकल करने के लिए ये प्रॉपर अभी जो स्टेप है वो उठाया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इससे पता चलेगा कि हाँ भाई क्या क्या दिक्कतें हैं, और फिर उसके बाद में ये भी पता चलना चाहिए कि भाई आखिरकार इनका सिलेक्शन हुआ कैसे। भाई आप फिजिकल करते हैं, टेस्ट लेते हैं ये सारे, तो आपने कैसे पास कर दिया, कौन कौन इसमें शामिल है, हर एक व्यक्ति को इकट्ठा करना चाहिए, पकड़ना चाहिए। और जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसके अंदर में रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है यहाँ पर, और उसकी मेहनत बर्बाद नहीं जानी चाहिए। अब मान लीजिए वो यहाँ पर कह सकते हैं कि मतलब डिज़र्व करता है एक सीट को, उसने बड़ी मेहनत की है, लेकिन दूसरा व्यक्ति फेक सर्टिफिकेट लगा कर यहाँ पे आगे निकल रहा है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, है ना। अब जो मेहनत कर रहा है यार वो क्या करेगा, उसके साथ ये सब नहीं होना चाहिए। तो उसको लेकर हम यहाँ पर एक एक्शन ले सकते हैं। फिलहाल के लिए सवाल आपके दिमाग में ये भी आएगा, तो क्या मतलब है कि जो रेलवे स्टाफ की जो डेटा है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा ऐसे ही। तो अभी के लिए दोस्तों जो सदर्न रेलवे के चीफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, उन्होंने बोला है कि देखिए हम ये डेटा ऐसे रिलीज़ नहीं कर सकते आपके कहने पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पर्सनल डिटेल्स हैं एम्प्लॉयज़ की, और अगर पर्सनल डिटेल रिलीज़ कर देंगे तो इससे यहाँ पर जो प्राइवेसी है लोगों की, उसके ऊपर एक सीधा अटैक हो सकता है। फिलहाल देखेंगे आगे जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको बताऊँगा, बट सीआईसी ने यहाँ पर एक अच्छा काम किया है। ये तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है क्या, कैसे काम करता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। और केवल सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ही नहीं, मैं आपको स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। पॉलिटी का रेलिवेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली बन सकता है। तो दोस्तों इस बॉडी को बनाया गया था, यानी जब हम लोग बात करते हैं सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की, तो केंद्र सरकार के स्तर पर बॉडी काम करती है, और केंद्र सरकार ने इस बॉडी को बनाया था साल 2005 में। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ना हमारे पास में, आपको पता होगा 2005 में हमारे पास में आरटीआई एक्ट आया। आरटीआई का नाम आपने सुना होगा कि हम आरटीआई फाइल करवाते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आम पब्लिक को, आपको, मुझको, हम सभी को ये ताकत देता है कि हम सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। किसी चीज़ में आपको डाउट लग रहा है, आप आरटीआई फाइल कीजिए, गवर्नमेंट उसके ऊपर जवाब देगी। कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं कि भाई नेशनल सिक्योरिटी वगैरह की बात होगी तो जवाब नहीं दिया जाएगा, बट ज़्यादातर चीज़ों में सरकार आपको बताएगी कि हाँ ये स्थिति है, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से ये सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन वाली बॉडी बनाई। तो आपसे अगर सवाल बन जाए क्या ये संवैधानिक बॉडी है, तो ध्यान रखिएगा नहीं, ये एक स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी वो होती है जो हम एक एक्ट के माध्यम से बनाते हैं, तो ये एक एक्ट के माध्यम से बनाई गई है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, समझ जाना इसके बारे में। तो जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है इसके अंदर में होते हैं एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और 10 मेंबर्स होते हैं। 10 से ज़्यादा व्यक्ति यहाँ पर इसमें नहीं हो सकते। वो जो 10 मेंबर्स होंगे वो भी हम इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के नाम से उनको बोलते हैं। तो एक तो हो गया चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, ये इसके मेंबर्स होते हैं जो इस बॉडी को चलाएंगे। सवाल यह है कि इस चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या इन सभी मेंबर्स को अपॉइंट कैसे करते हैं, तो इन सभी लोगों को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के माध्यम से। और ध्यान रखिए, अब प्रेसिडेंट तो खुद से अपॉइंट करते नहीं है, अगर हम ज़्यादातर केस देखें तो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन दिया जाता है। तो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को एक कमेटी देगी। उस कमेटी में कौन कौन लोग, आप कमेटी है तो बहुत सारे लोग होंगे, सिंपल सी बात है। कमेटी में होंगे पहले चीज़ प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री यहाँ पे उस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे जो उसको लीड कर रहे होंगे। उसके अलावा लोकसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जैसे आज के समय पर राहुल गांधी जी हैं, तो वो प्रेजेंट होंगे। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर प्रेजेंट होंगे जो प्रधानमंत्री ही नॉमिनेट करेंगे। तो इन सब लोगों की कमेटी बन जाएगी। ये कमेटी रिकमेंड करेगी हमारे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को
कि भाई आप इनको ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पद दे दो, तो प्रेसिडेंट लास्ट में साइन करके इनको ये पद दे देंगे। ये होता है दोस्तों यहाँ पर इसका अपॉइंटमेंट प्रोसेस। नाउ सवाल यह है कि मान लो अब इनको पद मिल गया, कितने समय तक सर्व कर सकते हैं? तो चाहे वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो या दूसरे इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो इस सीआईसी को लीड कर रहे हैं, उनका जो टर्म है, उनका टेन्योर जो है वो हमारी केंद्र सरकार ही डिसाइड करती है, या फिर 65 साल की उम्र तक वो सर्व कर सकते हैं, इन दोनों में से जो भी चीज़ पहले पूरी हो जाए। एट दी लास्ट यहाँ पे 65 ईयर्स की यहाँ पर लास्ट एज है, ध्यान रखिएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मान लो बीच में इनका टेन्योर पूरा हो जाता है, तो क्या बाद में इनको वापस से रीअपॉइंट कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। क्वेश्चन आपसे बन सकता है, क्या इनको रीअपॉइंट करा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, इनको रीअपॉइंट हम नहीं कर सकते दोबारा। नाउ सवाल आपके दिमाग में एक और आएगा, ये सीआईसी बनाया क्यों गया? ये तो हमने देख लिया, बॉडी, मेंबर्स, अपॉइंटमेंट, टेन्योर। क्वेश्चन ये है फंक्शन क्या है इसका, मेन काम क्या है, पावर क्या है इसके पास में? तो दोस्तों यहाँ पे इस कमीशन की मेन जो ड्यूटी होती है वो ये होती है कि इनके पास में कई सारी कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति है, उसके पास में आरटीआई के अंडर में कोई कंप्लेंट या कोई रिपोर्ट निकालना चाहता है, कोई इन्फॉर्मेशन मांगना चाहता है, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनसे रिक्वेस्ट कर सकता है। तो उस कंप्लेंट को यहाँ पर ये रिसीव करेंगे और उसको इंक्वायर भी करने का काम कमीशन का है। ये जो कमीशन है ये ऑर्डर कर सकता है किसी भी इंक्वायरी को, कोई भी अगर मैटर ज़्यादा गंभीर है तो, या खुद से भी किसी मैटर को ये उठा सकता है, तो सुओ मोटो पावर इनके पास में आ जाती है। और इंक्वायरिंग करते वक्त ये जो कमीशन है इसके पास में सिविल कोर्ट वाली पावर आ जाती है, ध्यान रखिए। यानी कि इंक्वायर करते वक्त मान लो किसी चीज़ में कोई झोल पाया गया है, तो वो उस केस में वो किसी व्यक्ति को बुला भी सकता है, समन कर सकता है। समझ गए? तो यह है इसकी पावर एंड फंक्शंस। और ऐसे ही दोस्तों, जैसे ये बॉडी हमारे केंद्र स्तर के बेसिस पे काम करती है, और इसी प्रकार की सिमिलर बॉडी स्टेट लेवल पर भी है, जिसको हम बोल देते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। जैसे सीआईसी को केंद्र सरकार बनाती है, वैसे ही स्टेट वाली को स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। अब स्टेट गवर्नमेंट वाली जो बॉडी है, इसमें एक स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और 10 हमारे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। वही सिमिलर क्राइटेरिया चल रहा है जैसे सीआईसी वाला है। लेकिन जैसे हमने सीआईसी में देखा था, एक कमेटी के लोग हैं, वो सब अपॉइंट करते हैं, फिर उसका प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर गवर्नर अपॉइंट करते हैं। क्योंकि आपको पता है ना, पॉलिटी पढ़ा है तो आप समझ पा रहे होंगे। क्योंकि पॉलिटी के बेसिस पे आप देख पाएंगे, जैसे हमारी केंद्र सरकार के स्तर पे प्रेसिडेंट होते हैं, वैसी राज्य सरकार के स्तर पर गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट गवर्नर के माध्यम से किया जाता है, लेकिन गवर्नर को भी यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट कमेटी, वो अपॉइंटमेंट कमेटी जो चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं, वो रेकमेंड करती है। जैसे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट पे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वो यहाँ पर रेकमेंड करेंगे ये पूरी कमेटी गवर्नर को कि भाई इनको स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर में हमें ऐड करना चाहिए। उन सब लोगों को अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो ये है दोनों के बीच का डिफ्रेंसिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मज़ा आ गया, ये सब चीज़ें जान ली। चलिए अब आगे आते हैं। न्यूज़पेपर इसी तरीके से पढ़ना है आपने, आर्टिकल पढ़िए, आर्टिकल के पीछे का बैकग्राउंड पढ़िए, हाथों हाथ नोट्स तैयार करते चलिए। अगला आर्टिकल बहुत काम का है। ये द हिंदू ने ही एक पॉडकास्ट पब्लिश किया है, जिसको इनके प्रीमियम वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। तो हो सकता है अखबार में ना पब्लिश हुआ हो, लेकिन एक प्रीमियम आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा काम का है। और आज का मेंस का क्वेश्चन भी मैं इसी आर्टिकल के बेसिस पे आपको देने वाला हूं, तो अच्छे से इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन यह है, हाउ इंडिया इज बिल्डिंग इट्स स्पेस सेक्टर इकोसिस्टम। भारत का जो पूरा अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष कह रहा हूँ, अंतरिक्ष को लेकर रिसर्च करने वाली बॉडी है, दैट इज इसरो, या इंडिया का पूरा स्पेस सेक्टर है, वो किस लेवल पर काम कर रहा है, क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या इश्यूज इसमें देखने को मिल रहे हैं, क्या हम आगे कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा शानदार आर्टिकल है दोस्तों, एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट। इस पर इंपॉर्टेंट मार्क वगैरह जैसा भी करना हो कर लेना। पहले हम ये जान लेते हैं, भारत का जो ये स्पेस सेक्टर है पूरा, इसके अंदर में कौन कौन से डेवलपमेंट रिसेंटली हुए हैं। भाई इन मिशन में भारत ने बड़े बड़े मिशंस को अभी मतलब अचीव किया है। जैसे हमारा जो इसरो है, इन्होंने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया सक्सेसफुली। हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर चांद के साउथ पोल पर उतारा, जहाँ पे कोई देश कभी नहीं पहुँचा। ये हमारा बड़ा अचीवमेंट है। आदित्य L1 जो कि सूर्य की स्टडी करने गया, इसको हमने पिछले साल सितंबर 2023 में लॉन्च किया। उतना ही नहीं, एक्सरे पॉलिरीमीटर जो सैटेलाइट है, इसको अभी जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया। गगनयान मिशन की तैयारी चल रही है, जहाँ पे ये भारत का पहला मैन्ड स्पेस मिशन है। ये बताया जा रहा है 4 एस्ट्रोनॉट्स को दोस्तों हम अंतरिक्ष में ले जाएंगे, अंतरिक्ष में
पहली बार यहाँ पर पहुँचाएंगे, थोड़े समय तक अंतरिक्ष में रुक कर ये सभी लोग वापस से उतरेंगे। तो ये भारत का अचीवमेंट है। इतना ही नहीं, भारत ने प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया है अपने इस पर्टिकुलर स्पेस सेक्टर में। जैसे अभी तक अगर हम देखेंगे तो केवल इसरो ही है जो सारा काम कर रही है। ये क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो यही हमारे भारत का जितना भी स्पेस से संबंधित जितने भी मैटर्स उसको हैंडल करता है, मेनली सरकारी बॉडी है। जैसे अमेरिका के पास में नासा है, जैसे जापान के पास में जाक्सा है, ये सब गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं। लेकिन अमेरिका के पास में बहुत सारी प्राइवेट कंपनी भी आ चुकी हैं। स्पेस एक्स आ चुकी है इलॉन मस्क की, है ना। ब्लू ओरिजिन आ चुकी है जेफ बेजोस की। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं। तो कहने का मतलब है वहाँ पे स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी दमदार हैं। तो इतना लोड पड़ता ही नहीं है गवर्नमेंट एजेंसी पे। नासा को कोई मिशन बड़ा करना होगा वो खुद कर लेगा, छोटे मोटे मिशन हो गए स्पेस एक्स से लॉन्च करवा देगा। वही चीज़ इसरो भी कर रहा है। तो इसरो ने इसमें प्राइवेटाइजेशन को दोस्तों थोड़ा बढ़ावा दिया है। और इस प्राइवेटाइजेशन के रास्ते में अगर हम देखेंगे तो मई 2024 यानी इसी साल की बात हो रही है। NSIL दैट इज़ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसने यहाँ पे सभी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को यहाँ पर कह सकते हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इतना ही नहीं, अग्निकुल कॉस्मोस नाम के यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी, उन्होंने भी यहाँ पे सक्सेसफुली एक व्हीकल लॉन्च किया। तो प्राइवेट कंपनीज दोस्तों अभी उतर रही है मार्केट में, बट उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर होना चाहिए था, लेकिन काम हो रहा है। तो इसरो के अचीवमेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे राइटर ने एक्सप्लेन किया है कि भारत के स्पेस मिशंस में यही कुछ डेवलपमेंट्स रिसेंटली हुए हैं। इतना ही नहीं, हमने इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस बढ़ा दिए हैं। आज इसरो दोस्तों स्पेस एक्स के साथ मिलकर काम कर रहा है, उसके साथ में अग्रीमेंट साइन करे हैं। निसार मिशन दोस्तों हम नासा के साथ में मिलकर कंडक्ट कर रहे हैं, इसको लॉन्च किया जाएगा 2025 में। इतने नहीं, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को दोस्तों यहाँ पे ट्रेनिंग मिल रही है अमेरिका के अंदर में, ताकि उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुँचाया जा सके। तो कोलैबोरेशंस अच्छे चल रहे हैं, ये भी हमारा अचीवमेंट है। लेकिन अचीवमेंट के साथ साथ हमें ये ध्यान देना होगा कि दुनिया भर की बहुत सारी स्पेस एजेंसियां हैं जो अभी भी भारत के इसरो से बहुत आगे हैं। उनको टैकल करना या उनसे कम्पीट करना हमें आना चाहिए। तो उसको कम्पीट करने के लिए भारत में जो इंडियन स्पेस सेक्टर है उसमें संबंधित जो समस्याएं हैं उसको पहले हमें टैकल करना होगा, उससे लड़ना होगा। तो इंडियन स्पेस सेक्टर में पहली समस्या क्या है? लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो कहने का मतलब है जैसे हमने अभी यूएसए में देखा, यूएसए में दोस्तों यहाँ पे नासा के अलावा स्पेस एक्स बहुत बड़ी कंपनी है, ब्लू ओरिजिन बहुत बड़ी कंपनी है, बड़े मिशंस कंडक्ट कर सकते हैं, लोगों को अंतरिक्ष में घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, ये लोग टूरिज्म कर रहे हैं। तो ऐसी प्राइवेट कंपनीज हमें भी चाहिए, बट वो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। आज थोड़े बहुत ही स्टार्टअप कंपनीज है, चाहे वो स्काईरूट एरोस्पेस हो गया, अग्निकुल कॉस्मोस हो गया, इन्होंने थोड़ा बहुत प्रोग्रेस किया है, लेकिन ये भी इतने बड़े लेवल पर एक्सपैंड नहीं हो पा रहे, बढ़ नहीं पा रहे आगे। क्योंकि प्राइवेट कंपनीज को अगर हम देखेंगे दोस्तों तो इंडियन स्पेस इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा माइनर सा रोल है इनका। उस माइनर रोल को बढ़ाकर मेजर रोल में हमें कन्वर्ट करना होगा। दूसरी जो समस्या है इंडियन स्पेस सेक्टर में वो है प्रॉपर फंडिंग ना होना या प्रॉपर रिसोर्स अलोकेट ना करना। कहने का मतलब है इंडिया का स्पेस बजट अगर आप देखते हैं तो वो स्पेस बजट बहुत कम है दूसरे स्पेस कंपनीज के कंपैरिजन में। भाई 2023-24 में आपने इसरो का बजट 1.7 बिलियन डॉलर्स रखा, जबकि नासा का बजट 25.3 बिलियन डॉलर्स है। लेकिन फिर भी दोस्तों इसरो के पास में बजट होने के कम होने के बावजूद भी हम बड़े बड़े मिशंस करके दिखा रहे हैं, जो कि दुनिया को ये दर्शाता है कि भाई कितने अफोर्डेबल वे में हम बड़े मिशंस को सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो लिमिटेड फंडिंग है इससे इसरो की जो क्षमता है काम करने की वो तो अफेक्ट हो रही है ना। उसको अगर बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना होगा, बड़ा पैसा चाहिए होगा, वो कहाँ से आएगा? तो ये प्रॉपर फंडिंग ना होने की वजह से जो लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स है वो टाल दिए जाते हैं। तो ये यहाँ पर एक बड़ी समस्या है। फिर सबसे बड़ी समस्या आती है ब्रेन ड्रेन एंड टैलेंट रिटेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक इशू क्या है आज के समय पर, जो लोग यहाँ पे स्पेस एजेंसी में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा सा उनका कह सकते हैं इंटरेस्ट था, इस स्पेस एजेंसी भारत के लिए काम किया, लेकिन उन्हें भारत में कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आई। उन्हें लग रहा है कि भाई हमारे पास में कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं आ रहा है ना, ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं है इंडिया के अंदर में। तो जो एरोस्पेस इंजीनियर हैं वो भारत के टॉप इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होने के बाद में सीधा विदेश निकल जाते हैं, नासा में काम कर रहे हैं। नासा में आज कितने सारे इंडियंस जो हैं दोस्तों वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उनका टैलेंट यूएसए यूज़ कर रहा है। रीज़न, हमारे यहाँ पे ज़्यादा अच्छी सैलरीज नहीं है, इतनी ज़्यादा रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और भी कई सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इशू होते हैं। तो इसकी वजह से ये ब्रेन ड्रेन होता है, जितने भी इंटेलिजेंट माइंड्स हैं ये सब बाहर निकल जाते हैं, अच्छी सैलरीज अच्छे पैकेजेस उनको मिलते हैं वहाँ पे।
ये बताया गया। तो इसरो जो है, इसरो के पास में एक डेडिकेटेड वर्क फोर्स है, लेकिन फिर भी हम दुनिया भर के इन बड़ी कंपनीज से आज भी compete करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। ये जो ब्रिलियंट माइंड्स वहाँ पहुँचे हैं, आज भारत में रहने चाहिए थे, और ये तभी होते जब हम उनको वो फैसिलिटीज़ दे रहे होते जो वो लोग उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो वो, क्योंकि अगर वो फैसिलिटीज़ मिल रही होती वो जाता ही नहीं इंसान। समझ गए? यह है एक और इशू। फिर एक और बड़ा इशू है, वो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो हो रहे हैं। इसमें हमने नासा के साथ में कोलैबोरेशन किया, ठीक है। ये कोलैबोरेशन 60 से ज़्यादा देशों के साथ में हो चुका है, लेकिन इसमें दुनिया भर का जितना भी स्पेस इकॉनमी है दोस्तों, अंतरिक्ष को लेकर दुनिया भर के जितने भी कंपनीज काम कर रही है, उसमें भारत का जो शेयर है वो केवल 2% है। आज भी दोस्तों हमारा योगदान बहुत कम है। हमारे पास में प्रॉपर स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारे पास में एक मेजर लॉन्च साइट है केवल एक, जहाँ से हम बहुत सारे मिशन लॉन्च करते हैं। श्रीहरिकोटा का नाम आपने सुना होगा। वैसे छोटी छोटी साइट्स हैं, बट जहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिसर्च की जाएगी वैसी साइट्स बहुत कम है। तो हमें यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एक बड़ा इशू है अंडर डेवलप्ड डोमेस्टिक सप्लाई चेन। इस पर ध्यान दीजिएगा। भारत का स्पेस सेक्टर आज के समय पर एक बड़ी प्रॉब्लम ये फेस कर रहा है, जिसको हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। भाई 2021-22 वाले साल को देखोगे तो हमने 2114 करोड़ रुपए का जो रॉ मटेरियल होता है वो आइटम्स परचेज करे, इंपोर्ट किया, और जो इनसे जनरेट हुआ आइटम वो हमने एक्सपोर्ट केवल 174 करोड़ का किया। मतलब जितना एक्सपोर्ट किया उससे ज़्यादा तो हमने रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर लिया है, जिसमें आपके हाई ग्रेड एलॉयज, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें हो गई। तो अभी भी हमें बाहर के देशों के ऊपर डिपेंडेंट पड़ना पड़ रहा है रॉ मटेरियल्स के लिए। ये भी हमारे लिए कंसर्निंग सिचुएशन है, जिसकी वजह से हमारा इतना बढ़िया आउटपुट नहीं निकल कर आ पाता। तो एट द लास्ट यहाँ पे राइटर इसके कुछ सोल्यूशंस को भी शेयर करते हैं कि भाई ये इसके उपाय हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। जैसे पहला है कि भाई प्राइवेट सेक्टर का बढ़ावा हमें और ज़्यादा प्रमोट करना होगा। स्पेस सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में प्राइवेट सेक्टर्स को उतारना होगा। जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं इनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देनी होगी, जिससे क्या होगा, ये प्राइवेट सेक्टर्स यहाँ पे छोटे मोटे मिशंस करते रहेंगे। इसरो जो है बड़े मिशंस के ऊपर में फोकस कर सकेगा, तो बड़े अचीवमेंट्स होंगे। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो हमने पेंडिंग छोड़ रखे हैं वो कर पाएंगे। टैलेंट रिटेंशन के ऊपर फोकस करना होगा। हमें वो सभी फैसिलिटीज़ अपने इन एस्ट्रोनॉट्स को प्रोवाइड करवानी होगी, जितने भी यहाँ पर ये एरोस्पेस इंजीनियर्स हैं इनको प्रोवाइड करवानी होगी, जो विदेश के लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि ये जो टैलेंट है दोस्तों यहाँ से ना निकल पाए, बाहर ना जा पाए। हमें फोकस करना होगा उनको देश में रखना, उन देश में ही यहाँ पर उनको ये सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना। फिर आता है स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। ये भी हमारा मेन काम होना चाहिए। हमें यहाँ पर एक नेटवर्क बनाना होगा मिनी स्पेस सेंटर का पूरे देश भर में, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम स्पेस सेक्टर में रिसर्च कर सकें, स्पेशलाइज रिसर्च कर सकें, डीप स्पेस नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, नेशनल स्पेस क्लाउड बना सकते हैं, जहाँ पे प्रॉपर डेटा रखा होगा, एफिशिएंट डेटा होगा, उसकी प्रोसेसिंग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, जहाँ पे स्पेस से संबंधित इन्फॉर्मेशंस होंगी। तो ये सब कुछ यहाँ पे हमें एज अ वे फॉरवर्ड अपनाना होगा, ये काम करना होगा। ये बात बताई जा रही है हमारे इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में। चलिए आगे आते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन के ऊपर में। आज का मेंस का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द रीसेंट अचीवमेंट्स ऑफ इंडियाज स्पेस सेक्टर। भारत के स्पेस सेक्टर के जो हाल ही में बड़े बड़े अचीवमेंट्स हुए हैं, उपलब्धियां हैं, उनको डिस्कस कीजिए। एंड साथ ही साथ में ये भी बताइए कि आज के समय पर हमारा ये स्पेस सेक्टर कौन कौन सी चुनौतियां और कौन कौन से अवसर को फेस कर रहा है। हमारे पास में कौन कौन सी चुनौतियां और कौन कौन से अवसर हैं जिसको हम लेकर चल सकते हैं। ये भी आपने दोस्तों समझाना है। 250 शब्दों में आंसर लिखना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की हाल की उपलब्धियां हैं उस पर चर्चा करें, और राज्य के नेतृत्व वाले जितने भी अन्वेषण से एक मजबूत व्यावसायिक अंतरिक्ष उद्योग में संक्रमण में चुनौतियां और अवसरों का विश्लेषण करें। ठीक है, तो ये आपने समझाना है स्पेस सेक्टर से संबंधित जितने भी यहाँ पर चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ और रीसेंट अचीवमेंट्स, ये 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना। इसी के बेसिस पे अपना मेंस क्वेश्चन लिखना, और क्वेश्चन लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है। एटलीस्ट सभी लोगों को वहाँ पे 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं, तो सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करके बता सकते हैं
उनको अपनी मतलब कोई मिस्टेक है तो वो बता सकते हैं उस व्यक्ति को, आपको कुछ जानने को मिलेगा, कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे तो आप अपने नोट्स में भी उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से यहाँ पे फ़ायदे हैं। चलिए आगे आते हैं अगले इम्पॉर्टेंट खबर की तरफ। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों ये एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे ये जो एडिटोरियल है आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 6 पर प्रेजेंट है। एडिटोरियल है आज के अखबार में बट इतने ज़्यादा काम के नहीं है। एक काम का मिला है जिसमें एक सर्वे को लेकर बात हुई है, कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ा हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं, एक हैं संजय कुमार, दूसरे हैं अभिषेक शर्मा, है ना, और ये खुद रिसर्चर्स हैं लोकनीति CSDS के अंदर में, और उन्होंने ही यहाँ पर इस पूरे रिसर्च का डेटा पब्लिश किया है। इन्होंने ये बताया है कि भारत के अंदर में जो अभी रिसेंट इलेक्शंस हुए 2024 में लोकसभा के, इस इलेक्शन में जो डिजिटल एडवर्टीजमेंट होता है उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। यानी आजकल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो नॉर्मल रैलीज से ज़्यादा फोकस अगर डिजिटली करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा डिजिटल एडवर्टीजमेंट्स में, लेकिन इसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं जिसको फोकस पे रखना होगा। तो राइटर क्या क्या बोलते हैं, आइए मैं एक एक करके इनके सभी पॉइंट ऑफ व्यूज़ को पैरावाइज आपको पढ़ाता हूँ ताकि कोई तकलीफ ही ना हो। तो इनका कहना यह है कि ऐसी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में जब इलेक्शन हुए, यूनाइटेड किंगडम जब ब्रेग्जिट रेफरेंडम हो रहा था, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम पहले यूरोप का हिस्सा था, है ना, तो यूरोप से ब्रिटेन को बाहर निकाल दिया गया जिसको बोला जाता है ब्रेग्जिट, है ना, ब्रेग्जिट, ब्रिटेन को यूरोप से बाहर निकालना, दैट इज़ ब्रेग्जिट। तो जब इसको लेकर इलेक्शन चल रहे थे तो इस इलेक्शन के अंदर में जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स होते हैं या ऑनलाइन पोस्ट होती हैं उसका एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ, ये यहाँ पर राइटर का कहना है। और वही सिमिलर सिनेरियो राइटर बोलते हैं कि हमने इंडिया में भी देखा। इंडिया में अभी इलेक्शन के अंदर में जो डिजिटल कैंपेन्स चले दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा हिस्सा बने हमारे इलेक्शंस के अंदर में। जितने कई सारे लोग प्रेजेंट थे, ऑनलाइन कंटेंट जो अवेलेबल हुआ उसकी वजह से इलेक्शंस के अंदर में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं आपकी बार। इससे क्या हो रहा है, इससे यहाँ पे जो आप अपने वोटर हैं उनको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं लेकिन वोटर को जानकारी भी दे सकते हैं, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। और इतना ही नहीं, चीज़ तो ये भी है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एडवर्टीजमेंट्स करवाए हैं बहुत सारे, और ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में करोड़ों रुपया खर्चा गया है, उसको भी हम नकार नहीं सकते। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे इसकी इकॉनमी को देखेंगे तो इकॉनमी ये बोलती है, राइटर ये बोलते हैं, ज़रा इकोनॉमिक्स को समझिए। जो एक्सपेंडिचर जो भी यहाँ पे खर्चा हुआ इलेक्शन के अंदर में उसकी रिपोर्ट आई है। 2023 में कर्नाटका के इलेक्शंस हुए जैसे हमने देखा, तो कर्नाटका के असेंबली इलेक्शन के अंदर में अगर आप देख पाएंगे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा डिजिटल इन्फ्लुएंस, यानी वही ऑनलाइन वे में डिजिटली जो लोग प्रेजेंट हैं, जो आज कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों में। इवन बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी ने मतलब डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर में, जो डिजिटली यहाँ पर एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, उस डिजिटल एडवर्टीजमेंट में 7,800 लाख रुपीज़ यहाँ पर खर्चे हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। बीजेपी ने 7800 लाख रुपए खर्चे हैं। अपना जो टोटल इनका बजट था पार्टी का उसका 52%। वही सिमिलर सिनेरियो कांग्रेस का भी है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी दूसरी तरफ आप देख पाएंगे तो 4900 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे खर्चे इन्होंने, यानी इनका जो पूरा पार्टी का बजट था उसका 55%। बीजेपी ने अपने पार्टी का, उनका पार्टी का बजट ज़्यादा था इस वजह से 52% इन्होंने खर्चा। कांग्रेस ने अपने पार्टी के बजट के 55% यहाँ पे दोस्तों पैसा खर्चा इन सब डिजिटल एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर में। अब डिजिटल एडवर्टीजमेंट्स में कई सारी पब्लिसिटी भी हुई हैं, फ्लैग्स, बिलबोर्ड्स, पब्लिक मीटिंग, रैलीज, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैनेज की गई हैं और बहुत सारा पैसा यहाँ पर इन सब चीज़ों में खर्चा हुआ है। फिर उन्होंने ये भी बोला रिपोर्ट के अंदर में कि 2024 का जो ये जनरल इलेक्शन चला, ये इलेक्शन अप्रैल 19 से लेकर जून 1 तक यहाँ पर 89,000 एडवर्टीजमेंट्स पोस्ट करे गए बीजेपी की साइड से जो गूगल पे चल रहे थे, जिसमें यहाँ पर 60 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्चा गया है। और ऐसे ही यहाँ पर 3000 के आसपास एडवर्टीजमेंट्स जो कांग्रेस की साइड से यहाँ पर चलाए गए गूगल के ऊपर, जिसमें यहाँ पर 33 से 35 करोड़ तक खर्चे गए। तो करोड़ों रुपयों में एडवर्टीजमेंट्स चल रहे हैं आज के समय पर, और यही ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स का एक इम्पैक्ट पड़ता है इन इलेक्शंस के अंदर में। ये एक नया तरीका आ चुका है पॉलिटिकल कैंपेनिंग का। अभी तक नॉर्मल तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर रही थी, पिछले इलेक्शन जो हुए थे वहाँ तक भी नॉर्मल तरीके से रैलीज़ निकाली जाती थी, घर घर जाकर, है ना, सड़कों पर रैलीज निकलती थी, उसके माध्यम से यहाँ पर कैंपेनिंग चलती थी। बट अभी के समय पर क्या हो रहा है, डिजिटल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो चुका है। हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन है और यही मोबाइल फ़ोन से दोस्तों इलेक्शंस कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है
जो मेजोरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके कुछ तीसरे थर्ड पार्टी कंपेनियर्स भी हैं, कई सारे लोग हैं जो एसोसिएटेड हैं, है ना। अब सिंपल सी बात है, यूट्यूब पर भी कई सारे लोग हैं जो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड हैं, जो अपना कंटेंट डाल रहे हैं। दोनों ही पार्टी से एसोसिएटेड लोग आपको देखने को मिल जाते हैं, कंटेंट अपना डालते हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के सपोर्ट में, उनसे रिलेटेड कंटेंट, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों यहाँ पर इलेक्शंस के ऊपर में, वो इन्होंने बोला। इसमें दोनों ही चीज़ें चल रही हैं, एक तरफ एक सही इन्फॉर्मेशन भी है, दूसरी तरफ फेक इन्फॉर्मेशन भी है, और तीसरी तरफ यहाँ पर मैनिपुलेशन भी हो रहा है, लोगों को मैनिपुलेट कर दिया जाता है किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को लेकर। वो भी राइटर यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। राइटर बोलते हैं एक और स्टडी हुई लोकनीति CSDS की, और उसमें यह पता चला कि ऐसे बहुत सारे कैंपेनर्स हैं, जो लोग हैं उन्होंने भी उनको भी यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, जब एसोसिएटेड है तो पैसा मिलता है, वो भी यहाँ पर पैसा खर्च करते हैं अपने इस कैंपेनिंग करने में, उस पॉलिटिकल पार्टी के साइड से यहाँ पर वर्क करने में। तो ये जो कंटेंट यहाँ पर ये कैंपेनर प्रेजेंट कर रहे हैं, ये ज़्यादा अलार्मिंग है। स्टडी ने ये पाया कि इस कैंपेन के अंदर में लोग भिड़े पड़े हैं, कहीं पर कुछ भी हेट स्पीच चल रहा है, एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को टारगेट किया जा रहा है, रिलीजन के बेसिस पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिर टारगेट देखने को मिल जाता है, ये यहाँ पर कहना है। ऐसा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, सब एक दूसरे को उल्टा सीधा मेंशन कर रहे हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं क्या कर रही है, हमारे देश के अंदर में जो हार्मनी जैसी चीज़ है उसको और ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर रही है, वो यहाँ पर कहना है। तो इन्होंने ये एक्सप्लेन किया, दोनों ही साइड से हो रहा है। अब क्या हो रहा है, जो ये डिस्कशंस हैं, इन डिस्कशन में 3 मेजर समस्याएं भी हैं। राइटर ये बोलते हैं कि अगर आप यहाँ पर ये ऑनलाइन कैंपेन कर रहे हैं या डिजिटल कैंपेन कर रहे हैं, तो इस डिजिटल कैंपेन में 3 बड़ी समस्या राइटर ने एक्सप्लेन की हैं। तो तीनों समस्याएं चलिए मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं वो ही बताता हूँ। तो पहली समस्या राइटर यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो भी यहाँ पर फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं, भाई मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास में ज़्यादा पैसा है तो वो भारी मात्रा में डिजिटल एडवर्टीजमेंट कर लेगी, उसको तो फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है ना, क्योंकि उनके एडवर्टीजमेंट ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, वो डोमिनेट कर रहे हैं पूरे लैंडस्केप को। तो जो छोटी पार्टी जिनके पास में इतनी फंडिंग नहीं है, उनका जितना बजट नहीं है, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा इस पर्टिकुलर केस में मिलता नहीं है, ऐसा राइटर बोलते हैं। तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा लिमिट डाल देता है। तो कहने का मतलब राइटर ये बोलते हैं कि भाई एक्सपेंडिचर के ऊपर एक लिमिट लगा देनी चाहिए कि आप अगर डिजिटल कैंपेनिंग भी करते हैं तो इस लिमिट से ज़्यादा पैसा नहीं खर्चेंगे, क्योंकि अगर लिमिट नहीं होगी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा खर्चेगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी कम खर्चेगी, तो यहाँ पर छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ कहाँ जाएंगी, फिर उनका तो आता पता ही नहीं है। तो एक कैप लगा दीजिए, एक लिमिट सेट कर दीजिए, ये राइटर का कहना है। दूसरा पॉइंट राइटर ने यहाँ पर ये बोला, जितने भी ये डिजिटल कैंपेन चल रहा है इसमें कंटेंट को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कंटेंट को रेगुलेट कीजिए, ऐसा ना हो कि हेट स्पीच जैसी चीज़ें चल रही हैं, एक दूसरे को फालतू में टारगेट करे जा रहे हैं, वो चीज़ें ना हो। जो कंटेंट हो वो ऑथेंटिक हो, सही कंटेंट यहाँ पर दिखाया जाए जिससे कोई मैनिपुलेशन ना हो, वो चीज़ के ऊपर में यहाँ पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है ना। फ्री स्पीच के ऊपर थोड़ा जोर दीजिए कि भाई लोगों के पास में खुलकर बोलने का हक है, लेकिन उस खुल के बोलने के हक के आधार पे वो ऐसा कुछ भी ना बोले जिससे डिसरप्शन क्रिएट हो रहा हो हमारे सोसाइटी के अंदर में, तो उस पर यहाँ पर चेक करना ज़रूरी है। तीसरा यहाँ पे राइटर ये बोलते हैं कि जो ये डिजिटल कैंपेनिंग है इसमें एक और चीज़ की जा सकती है, जैसे कि भाई जितने भी पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट्स यहाँ पर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही हैं, है ना, इतना ज़्यादा करोड़ों रुपया यहाँ पे ये खर्च कर रही हैं, तो इसमें एक बड़ी डिस्पैरिटी आ रही है, एक बड़ा यहाँ पे कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन सा है, भेदभाव सा। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ कंपनीज़ हैं, अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ है, बड़ी पार्टीज़ जो यहाँ पे अपना काम कर पा रही है आराम से, अपने प्लेटफॉर्म्स पर सभी चीज़ों को यहाँ पे प्रमोट कर पा रही हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये अवसर नहीं मिल पा रहा है ना। कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, वो कंपनीज़ कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा देखने के चक्कर में, कि उस देश में देखने के चक्कर में फ़ायदा क्या करती हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट हो जाती हैं। तो उसके ऊपर चेक करना होगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई कंपनी एसोसिएट ना हो, जिस कंपनी पे आप एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को न्यूट्रल रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर जिसको लेकर राइटर बोलते हैं कि भाई इसमें हमें बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है। अब सुधार क्या हो सकते हैं इस डिजिटल एज के अंदर में, जो यहाँ पे हमारा गेम है उसमें बहुत सारे चेंजेस करने होंगे। जैसे पहला यहाँ पे हमें बताना होगा, हमें फोकस करना होगा कि जो ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए है, बिगाड़ने के लिए नहीं है। पहली चीज़, इसको ध्यान में रखते हुए हमें डिजिटल कैंपेन करने होंगे, हमें कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस भी लेकर आने होंगे, क्योंकि हमें डेमोक्रेसी का ध्यान रखना होगा। उसको देखते हुए लोगों के पास में बोलने का हक है, उन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए
हमें ये सारी की सारी जो कैंपेनिंग है वो करनी होगी। ये सब चीज़ें राइटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि आज 15 सितंबर है। तो हर साल, सॉरी आज नहीं कल था 15 सितंबर, तो 15 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो राइटर बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिफॉर्म्स को यहाँ पर पुश किया जाए, कुछ नए नए बदलाव करे जाएँ और यहाँ पे नया रूल ऑफ लॉ डिफाइन किया जाए, और जितने भी यहाँ पर डिजिटल कैंपेनिंग हो रही है उसमें ये सब सुधार किए जाएँ, जिससे जैसे आज भारत में डेमोक्रेसी चल रही है वो एज इट इज़ यहाँ पर चलती रहे और ज़्यादा यहाँ पे वो स्ट्रांग हो सके। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एक्सप्लेन की गई हैं, जिसके आधार पे आप किसी कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उस क्वेश्चन को आप जवाब दे पाएंगे। जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से भी आप इस आर्टिकल को लिंक कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। वैसे अगले न्यूज़ आर्टिकल पर बढ़ें तो मैं आपको बता दूं, आज हमारा न्यूज़पेपर का जो वर्ल्ड सेक्शन है वहाँ पे एक खबर आई है जहाँ पे पता ये चला है, कल भी ये बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही थी, चर्चा है कल इसराइल ट्रेंड कर रहा था। रीज़न ये है, येमेन के अंदर में जो हूती रेबल्स हैं, येमेन का ये वाला जो हिस्सा है ना, इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन में हूती रेबल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो लगातार यहाँ पे रेड सी में अभी रिसेंटली जो जहाज़ जा रहे थे उस पर अटैक कर रहे थे, व्यापार प्रॉपर तरीके से होने नहीं दे रहे थे। तो हूती रेबल्स ने एक मिसाइल दागी है यहाँ से सीधा इसराइल में। तो इसराइल के अंदर में जितने भी ये आयरन डोम है इसराइल का, या मिसाइल को भेजने वाले जितने भी सिस्टम है वो सब नाकाम हो गए, फेल हो गए। और इसराइल में जाकर यहाँ पर एक मिसाइल हिट होती है, वो भी येमेन की सीधा। यहाँ से येमेन ने 10 मिनट के अंदर अंदर 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। पूरे सऊदी अरेबिया के ऊपर से यहाँ पर ये मिसाइल उड़ के जाती है दोस्तों, इसराइल में जाके हिट करती है। तो क्वेश्चन यह है कौन सी मिसाइल थी? हाइपरसोनिक मिसाइल दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगी, साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा चलती है, साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज इसकी स्पीड होती है। क्वेश्चन यहाँ पर यह उठता है, येमेन के पास में ये मिसाइल आई कैसे? क्या इन्होंने इतना सारा डेवलपमेंट करने के बाद में खुद से डेवलप कर लिए? नहीं, कई सारी रिपोर्ट्स का कहना यहाँ पर यह है कि येमेन को ये मिसाइल दी गई है, और प्रोबेबली यहाँ पे थोड़ा सा बताया जा रहा है कि कुछ और कंट्रीज़ है जो यहाँ पर ये रशिया की साइड से येमेन को मिसाइल मिली है, या ऐसा भी कई सारे रिपोर्ट्स का कहना है। तो येमेन के पास में मिसाइल आई है, इन्होंने खुद से बनाई नहीं है, तो किसी ना किसी ने यह मिसाइल दी है, जिसको देखते हुए यहाँ पर इसराइल में अटैक हुआ है। नाउ इसराइल अभी यहाँ पर चिंतित हो चुका है कि भाई इसराइल में मिसाइल आकर गिर गया। चिंतित यहाँ पर इसराइल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर इनका एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके पास में ही जाकर ये मिसाइल हिट होता है, एक तबाही मचती है। लेकिन नेतन्याहू की वार्निंग भी है कि जो ये हूती रेबल्स हैं इनको यहाँ पर जानना होगा कि भाई अगर ये ज़रा सा भी नुकसान पहुँचाएंगे इसराइलीज़ को तो उसका भुगतान, उसका एक बहुत भारी भुगतान भरना पड़ेगा यहाँ पर हूती रेबल्स को। ऐसा यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है उनका कहना भी है। लेकिन दोस्तों अभी कंसर्निंग सिचुएशन या इसराइल को चिंता इस बात की होगी, डेफिनेटली होगी, कि येमेन ने यहाँ से सीधा मिसाइल दाग दिया जो ये आसपास की कंट्रीज़ नहीं कर पाई। इसराइल के अंदर सीधा इतनी दूर से मिसाइल दागा, ये वाला मिसाइल येमेन पे आ गया। लेकिन कितनी मिसाइल्स इनके पास में ये नहीं पता। अगर होंगी 15, 20, 50, 60 मिसाइल्स तो आगे येमेन हो सकता है और ही मिसाइल्स इसराइल पर दागे, जिससे इसराइल में बड़ा डिस्ट्रक्शन आ सकता है, जिसके बाद यहाँ पर इसराइल वापस से येमेन पे अटैक कर सकता है। तो एक और कंट्रीज़ यहाँ पे दोस्तों इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। वैसे येमेन बहुत पहले इन्वॉल्व हो गया है, आपको पता है, जब लगातार यहाँ पे गाज़ा पट्टी इसराइल के बीच में, यानी हमास और इसराइल के बीच में युद्ध चला, तो येमेन इसमें बहुत पहले ही लास्ट ईयर ही उतर चुका था। ये हम ऑलरेडी अपना एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये ध्यान रखिए, अभी कई सारे आने वाले समय पर अपडेट्स आने वाले हैं, तो उन अपडेट्स को भी हम रेगुलर बेसिस पे कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दोस्तों क्योंकि हम यहाँ पर इसराइल की बात कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं हमास की, तो अभी एक न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुआ है, उसमें एक प्लेस चर्चाओं में है, तो वो प्लेस को लेकर आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। उस प्लेस का नाम है फिलाडेल्फी कॉरिडोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर क्या है और ये इसराइल के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए चलिए मैं आपको बता देता हूँ। हुआ एक्चुअली में ये, हाल ही में जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने ये बोला कि फिलाडेल्फी जो कॉरिडोर है इसका कंट्रोल हम लेना चाहते हैं, जिसको लेकर ये जो डिमांड थी, इस डिमांड को लेकर यहाँ पर इजिप्ट मना भी करता है। इजिप्ट और हमास दोनों रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई हम फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे इसराइल की मिलिट्री को प्रेजेंट नहीं होने देंगे। तो आखिरकार बार बार फिलाडेल्फी कॉरिडोर की चर्चा हो रही है। कहाँ पर है ये कॉरिडोर? सबसे पहले ये मैप देखिए दोस्तों, ये मैप को अगर आप देख पाएंगे तो ये है यहाँ पर इसराइल, इसराइल से लगा हुआ गाज़ा पट्टी है ये, और इधर यहाँ पर ये इजिप्ट है। ठीक है, गाज़ा पट्टी मतलब ये तो मेडिटेरेनियन सी है, गाज़ा पट्टी ये है आपकी येलो कलर में, ये आपका पूरा इसराइल हो गया, ये हो गया आपका इजिप्ट। अब पता है जितने भी यहाँ पर गाज़ा पट्टी में लोग हैं,
जितने भी यहाँ पे हमास इस गाज़ा पट्टी को रूल करता है, इसी हमास और इजराइल के बीच में ये लगातार जो रॉकेट फायरिंग है या जो ये युद्ध है वो चल रहा है। तो दोस्तों गाज़ा पट्टी में जो लोग प्रेजेंट हैं आज के समय पर वो इसी येलो वाले पोर्शन में प्रेजेंट है। अगर ये गाज़ा पट्टी को छोड़ के निकलना चाहते हैं तो या तो वो इजराइल में एंट्री कर पाएंगे, क्योंकि 3 जगह से गाज़ा पट्टी इजराइल से बॉर्डर को शेयर करता है, या तो सीधा इजिप्ट में जा पाएंगे। तो इजिप्ट में जाने के लिए यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा बॉर्डर है इजिप्ट और गाज़ा पट्टी के बीच का, इस कॉरिडोर को फिलाडेल्फी कॉरिडोर बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इजिप्ट हो गया, ये गाज़ा पट्टी हो गया। यहाँ पे क्रॉसिंग भी रफा क्रॉसिंग जो हाल ही में चर्चा में था, ऑल आइज ऑन रफा आपने पढ़ा होगा, तो रफा क्रॉसिंग भी यहाँ पे लोग रफा में प्रेजेंट थे जब इसराइल ने यहाँ पर अटैक किया। तो ये रफा क्रॉसिंग है, यहाँ से लोग निकल जाते हैं, इजिप्ट आ सकते हैं, इजिप्ट से बाहर जा सकते हैं। बट कोई दूसरा रास्ता अगर कुछ है तो वो इजराइल में ही जाने का रास्ता है। अदरवाइज़ यहाँ पर ये अगर दूसरा रास्ता इनको एक और मिलता है तो वो इजिप्ट के थ्रू बाहर निकल पाएंगे। तो ये जो पूरा का पूरा बोल रहा हूँ इजिप्ट और गाज़ा पट्टी के बीच का जो यहाँ पर ये पूरा बॉर्डर है, इसको हम लोगों ने कॉरिडोर का नाम दिया है फिलाडेल्फी कॉरिडोर। ध्यान रखना, इजराइल चाहता है इस कॉरिडोर का पूरा रेगुलेशन अपने हाथ में लेना, बट यहाँ पे मना कर चुका है इजिप्ट कि हम ये पूरा आपको इस कॉरिडोर का रेगुलेशन आपके हाथ में नहीं देंगे। फिलाडेल्फी कॉरिडोर दोस्तों ये 14 किलोमीटर का ये लंबा सा यहाँ पे कॉरिडोर देखने को मिल जाएगा। एंटायर बॉर्डर आपको देखने को मिल जाएगा गाज़ा पट्टी और इजिप्ट के बीच में, जो हम यहाँ पर लगातार डिस्कस कर रहे हैं इतनी देर से। क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से यहाँ पर इसके बारे में जो जवाब है वो दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आते हैं आज के हम लोग अपने वर्ड ऑफ द डे के ऊपर। आज का वर्ड ऑफ द डे है कैलो। तो कैलो मतलब होता है यंग या इनएक्सपीरियंस, जिसको किसी चीज़ का भी एक्सपीरियंस नहीं है। इमेच्योर कह सकते हैं, अनट्रेंड कह सकते हैं, नया व्यक्ति उतरा है किसी फील्ड के अंदर में, तो उसको यहाँ पर कैलो बोला जाता है ना। तो इस कैलो वर्ड का यूज़ करके आप कहीं पर भी इनएक्सपीरियंस की बात हो रही हो, इमेच्योर की बात हो रही है या अनट्रेंड की बात हो रही हो, तो आप ये कैलो वर्ड का यूज़ कीजिएगा। तो इस वर्ड का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाओ यार फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि सेंटेंस बनाओगे तभी आपका वोकैब इंप्रूव होगा, अदरवाइज कोई ज़्यादा फायदे आपको यहाँ पे इसके होंगे नहीं। फिर आपसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया था कि कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी, तो इसको लेकर जो 2 स्टेटमेंट बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो CSTT है इसको बनाया गया है हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 344 क्लॉज 4 के माध्यम से, तो इसी के आधार पर इसको यहाँ पर फॉर्म किया गया है। और हाँ, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि हाँ, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का मेन उद्देश्य क्या है कि जितने भी साइंटिफिक और टेक्निकल टर्म्स होती हैं, है ना, उसको हिंदी और बाकी यहाँ पे दूसरी जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर में इसको पब्लिश करना सिंप्लीफाई करके। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, पढ़ाया था मैंने, आई होप आपको याद होगा। लास्ट में आते हैं, स्टार्टिंग मैंने आपको एक प्लेस इन न्यूज़ का क्वेश्चन दिया था, नाइजीरिया के बारे में बोला था, इसको अच्छे से मैप में देख लेना। तो नाइजीरिया कहाँ पर है दोस्तों? नाइजीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है, इसकी कैपिटल है अबूजा। हाल ही में भयंकर बारिश हुई है जिसकी वजह से नाइजीरिया में काफ़ी सारे इश्यूज़ हुए हैं और नाइजीरिया चर्चाओं में है। तो नाइजीरिया यहाँ पर अफ्रीका के वेस्टर्न साइड पर है ना, एक बड़ी बाउंड्री इसकी अटलांटिक ओशन के साथ में लगती है। आसपास कई सारे देश आपको नाइजीरिया के देखने को मिल जाएंगे, जैसे नाइजर है, उसके अलावा चैड है, देन उसके बाद यहाँ पर आपको कैमरून देखने को मिल जाता है, देन उसके बाद में बेनिन देखने को मिल जाता है। तो ये 4 देश हैं जो नाइजीरिया के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं, ध्यान रखिएगा। यहीं पास में गल्फ ऑफ गिनिया भी है, ठीक है, और अटलांटिक ओशन तो आपको ये दिख ही रहा होगा। नाइजीरिया के कुछ और जोग्राफिकल फीचर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसका नाम है चपलवड़ी। मेजर नदियों की बात करेंगे तो एक है सोकोटो और दूसरी है नाइजर नदी। ये इंपॉर्टेंट नदियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लेक भी हैं, जैसे चैड लेक की बात होती है, चैड लेक को लेकर यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है। तो एक फ्रेश वाटर लेक है, इस झील के अंदर में फ्रेश वाटर पाया जाता है। ये चैड लेक एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर 3 कंट्रीज़ के बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि चैड, कैमरून, नाइजीरिया एंड नाइजर। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे चैड, कैमरून, नाइजीरिया, नाइजर, इस तरीके से यहाँ पर आप आसपास देख पाएंगे। ये आपकी जो चैड लेक है वो प्रेजेंट है। तो ये हो गया नाइजीरिया को लेकर सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये आप देख पाएंगे लेक चैड जिसकी बात कर रहे थे ना, ये वो झील है जहाँ पे कैमरून का बॉर्डर भी है, उसके अलावा चैड का बॉर्डर भी है, नाइजर का बॉर्डर भी है और नाइजीरिया का बॉर्डर भी है। यहीं पर आपको ये झील प्रेजेंट देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए और समाप्त करते हैं आज के लेक्चर को। बाकी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, अपने जो फीडबैक वगैरह है लेक्चर को लेकर, सजेशन वगैरह जो भी हो वो देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दे सकते हैं। कुछ इंप्रूवमेंट्स करना है, कुछ ऐड करना है, हटाना है, जो भी चीज़ें हैं प्लीज़ मेक श्योर करें आप लेक्चर को रेटिंग दें नीचे कॉमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।